नमस्कार, मैं अमरकित गुप्ता नीट जोन भुवनेश्वर से। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 मई को हमारा नीट का एग्जाम खत्म हो चुका है। बच्चों को अभी तक आंसर की भी मिल गया होगा। आज हम फिजिक्स का थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह हम बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक ग्राफ आया था। क्या क्वेश्चन था यहाँ पे? For a simple pendulum having time period t, the variation of kinetic energy with time t is represented by। तो जैसा कि हमें मालूम है कि सिंपल पेंडुलम का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सो कभी भी सिंपल पेंडुलम का काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता। वो क्या होता है, यहाँ मैक्सिमम से मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू, और इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा जीरो होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो कौन से ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो नेगेटिव नहीं है? ये वाले ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी कांस्टेंट वैल्यू पॉस्टुलेट नहीं कर सकता है, ना ही कभी भी कांस्टेंट वैल्यू दे सकता है। नाउ सी सी द लास्ट ग्राफ, यहाँ पे काइनेटिक जीरो से मैक्सिमम गया, अगेन जीरो, अगेन मैक्सिमम, अगेन जीरो। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वाले ग्राफ पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ए रूम हीटर इज रेटेड 400 वॉट 220 वोल्ट, इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 वोल्ट व्हाट विल द पावर कंज्यूम। बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। हमें फॉर्मूला मालूम है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। क्योंकि दोनों के लिए रेजिस्टेंस सेम है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P1 बाय P2 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2 का स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 बाय V2 होल का स्क्वायर। कैसे नो? अब हम वैल्यू थोड़ा सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या क्या दे रखा है ऊपर में? यहाँ पे दिया है 400 वॉट डिवाइडेड बाय इसका वोल्ट दिया, यहाँ P2 हमें निकालना है। V1 दिया है हमें 220 वोल्ट और V2 हमारा दे रखा है 200 वोल्ट, इसका होल स्क्वायर है। अगर आप P2 सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व होगा? यह आएगा आपका 200 220, P2 यहाँ गया तो 400 डिवाइड इंटू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 220। अगर आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर ऑलमोस्ट आएगा 331 वॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 10 सेकेंड्स। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द फ्लाई व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। आपको अगर आप याद होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन के बहुत इजी वाले आरपीएम से सबसे पहले हमको किस में कन्वर्ट करना रहता है? हमको सबसे पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहता है। तो सबसे पहले अगर हम इनिशियल वेलोसिटी देखें, इनिशियल वेलोसिटी हमारा ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा? यहाँ पे 600 रोटेशन पर मिनट दिया हुआ है। सो ये हमारा हो जाएगा इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60। एक 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 से, तो टोटल आपका आ गया कितना? 25। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1200 इंटू 2 पाई बाय 60, ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा कितना? 40 पाई। चलो अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद होना चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिमिलरली ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन प्लस टाइम। अब यहाँ से ये आ गया आपका कितना दे रखा है? 40 पाई। मैं डायरेक्ट अगर सॉल्व करूँ तो इसे 40 पाई माइनस 20 पाई लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। और टी हमारा दे रखा है, अगर मैं टी यहाँ से हटा के यहाँ पे अगर डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, टी दे रखा है हमारा 10 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा ये? 20 पाई डिवाइडेड बाय 10। सो हमारा अल्फा आ जाएगा आपका 2 पाई रेडियन पर सेकंड। तो एक बार अगर आपका अल्फा आ गया रेडियन सेकंड का स्क्वायर, एक बार आपका अल्फा आने के बाद हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आई होप यू रिमेंबर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली हमारा यहाँ कितना हो जाएगा? थीटा आएगा। थीटा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। अब हमारे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थीटा हमको निकालना है। सबसे पहले देखेंगे ये कितना था हमारा? ये हमारा था 20 पाई इंटू 10, टी दे रखा है हमारा 10 प्लस हाफ अल्फा, अल्फा अभी हमारा आया है कितना? 2 पाई इंटू टी का स्क्वायर मतलब 100। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो थीटा आपका ऑलमोस्ट आएगा कितना? 300 आ गया आपका पाई, 300 पाई। क्लियर है? अगर अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड पर टाइम। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन
का फॉर्मूला होता है जो भी आपका थीटा होगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो यहाँ पे हमारा थीटा आया है 300 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। कितना पाई पाई कैंसिल, 300 डिवाइडेड बाय 2 इज 150। सो 150 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दे रखा था सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बॉब इज 0.02 जूल। द स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम बॉब एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपको सबसे पहले ध्यान देना था यहाँ पे क्या कौन सा पोजीशन दे रखा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो हमको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। सो जो टोटल एनर्जी होगा वो आपका टोटली क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.02 जूल दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला कितनी होती है, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 0.02। अच्छा मास भी दे रखा है, मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। अगर इसको क्योंकि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है सो 20 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा 0.02। सॉल्व करोगे वी मैक्स आपका v इज इक्वल टू आएगा ऑलमोस्ट, अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर वी मैक्स इज इक्वल टू कितना आ गया रूट ओवर ऑफ 2, ये आएगा आपका 1.41। सो करेक्ट आंसर इज 1.41। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका A 100 ton closely wound circular coil of radius 5 cm has a magnetic field of 3.14 into 10 power minus 3 Tesla at its center. The current flowing through the coil and the magnitude of the magnetic moment. तो आपको दो चीज पूछा हुआ है, पहले सबसे आपका करंट भी पूछा है, दूसरा आपका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था। B इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू म्यू नॉट I होल डिवाइडेड बाय 2R। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला दे रखा है, n इज इक्वल टू 100 दे रखा है, म्यू नॉट की वैल्यू भी दे रखी है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और क्या दिया है यहाँ पे आपको करंट निकालना है। रेडियस आपका सेंटीमीटर में दिया है जिसको आपको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 इंटू 10 पावर माइनस 2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आई आपका ऑलमोस्ट आएगा 2.5 एम्पियर। अब करंट आने के बाद आपको निकालना है कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन इंटू या फिर आप डायरेक्टली एन आई ए निकाल सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हो एन आई ए। करंट दे रखा है आपको, करंट आपका यहां से आ गया 0.25 एम्पियर। एरिया आप कैसे निकालोगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू एरिया कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर में दिया होता, तो इसको मैं 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लिख सकता हूँ एरिया के लिए, और n आपका दे रखा है 100। अगर जो आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका ऑलमोस्ट आएगा 2.5 इंटू 2 एम्पियर। सो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question, a submarine is designed to withstand an absolute pressure of 100 atm. How deep can it go below the water surface? तो जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड्स में आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर कहीं पर भी प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, P इज इक्वल टू सरफेस पे जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो प्लस जितने हाइट पे बॉडी गया होगा नीचे उसका रो GH। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, P आपको दिया है कि 1000 atm है। यहाँ पे बोला है कि सरफेस पे कितना प्रेशर बॉडी से नहीं 1000 है दिया, यहाँ पे आपको दे रखा है 100 atm का वैल्यू वो बॉडी यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर वो सह सकता है। अच्छा सरफेस पे कितना होगा, डेफिनेटली 1 atm होगा प्लस रो GH। तो यहाँ पे रो GH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो GH इज इक्वल टू आपका आ गया ये 99। अब रो की क्योंकि वाटर में है और वाटर की डेंसिटी दे रखी है 10 टू द पावर 3, G की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो यहाँ से H हमारा कितनी, दिस इज इक्वल टू 99। तो ये हमारा आ गया। अब 99 यहाँ पे ATM है। अब ATM को अगर हम पास्कल में कन्वर्ट करें तो 1 पास्कल यहाँ पे आपको वैल्यू भी दे रखा है 1 ATM इज इक्वल टू 10 पावर 5 ATM। तो यहाँ पे अगर ये आ गया तो ये मेरे पास्कल के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से आप कैंसिल, ये 4 हो गया, ये यहाँ से कैंसिल, तो ये हो गया H इज इक्वल टू 990 मीटर। सो करेक्ट आंसर इज 990 मीटर। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत इजी सा मैच दी फॉलोइंग दिया हुआ है। देखो डुअल नेचर ऑफ मैटर में हमेशा ग्राफ से क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार बहुत और भी ज्यादा इजी करके आपको मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखा है। बहुत इजी है। E इज इक्वल टू एच म्यू। E इज इक्वल टू एच म्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो आपको देखना है कि ए का होगा कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आप देखो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आप कौन से चैप्टर में पढ़ते हो, और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो। सो बी का आपका हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आप देखो क्या दे रखा है,
लैम्डा इज इक्वल टू एच इंटू एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी कौन सा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो सी का हो गया हमारा 1। लास्ट वाला देखिए कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट हमेशा आपका क्या इफेक्ट देगा, आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को वो एक्सप्लेन करेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए का 4, बी का 3, सी का आई, सो आपका ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या और यहाँ पर और एक मैच द फॉलोइंग है, ये चैप्टर से हर बार टफ क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार आपकी किस्मत अच्छी की इस बार उन्होंने डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग दे दिया है। देखो मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, खाली एक मैच करूंगा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, एफ बाई ए, और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाय एल। तो ये कितना हो जाएगा, एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहे हैं, देखो ए का होगा सेकेंड ऑप्शन, तो ए का हो गया मेरा सेकेंड ऑप्शन। अब ए का सेकेंड ऑप्शन के साथ एक ही ऑप्शन आपको चारों दे रखा था, तो आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, आपको देखना है ए का सेकेंड मैच किसमें दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन। सो सेकेंड ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि C1, C2, C3, C4 आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और चारों का कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 10 माइक्रोफैराड दे रखा है। और क्या दे है कि C5 का कैपेसिटेंस दिया है 2.5 माइक्रोफैराड। और बोल अब ये देखो ये चारों सीरीज में कनेक्टेड होंगे, चार कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, तो ईच की कितनी हो जाएगी 10/4, तो 10/4 आ गया आपका 2.5 माइक्रोफैराड हो गया सबका। अब ये 2.5 है और ये भी 2.5 है, अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, सो टोटल कितना हो जाएगा प्लस 2.5, पैरेलल कनेक्शन में प्लस 2.5, टोटल हमारा कितना हो गया 5 माइक्रोफैराड। तो देखेंगे 5 किस में है, चलो एक ऑप्शन यहां से कैंसिल हो, बाकी तीनों में 5 दे रखा है। नेक्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, दे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस। अब चार्ज निकालना है, अब मुझे मालूम है कि कैपेसिटेंस इतना है, वोल्टेज ना है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब कैपेसिटेंस हमारा आ गया 2.5, वोल्ट दे रखा है 50, कितना हो जाएगा ये टोटल, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 122, ये हो गया 50, ये हो गया 125 आपका वोल्ट आ गया चार्ज। अब क्योंकि ये दोनों यहाँ पे आपका वोल्ट आ गया, यहाँ पे चार्ज आ गया आपका 125 वोल्ट। अब ये क्योंकि टोटल सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम होगा तो वोल्ट भी सेम होगा, तो सबके लिए कितना आ जाएगा 125 वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 5 माइक्रोफैराड एंड 125 माइक्रोकूलम ऑन ऑल दी कैपेसिटर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन से क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट इक्वल टू रेडियस। ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। वर्क डन का हमेशा एक फॉर्मूला होता है, कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस h/r। अब कितने हाइट तक बॉडी को लेके गया, वो बोल रहा है हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब h की जगह मुझे कितना देना है, रेडियस डालना है, तो ये कितना हो जाएगा mgh 1 प्लस r/r, r/r का वैल्यू होता है 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो mgh डिवाइडेड बाय 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बच्चे इसको एक स्टेप में ही आंसर कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे बोला है व्हेन ए रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि अगर आपको ऊपर से कुछ दिख रहा, आप नीचे आप कैच करते हो, तो दिस इज अ रिएक्शन टाइम। सो जिस बॉडी का रिएक्शन टाइम जितने लेट से आएगा बॉडी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम किसका है, बी पर्सन का, मतलब बी में बॉडी ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। उसके बाद किसका कब रिएक्शन टाइम दे रखा है, अगर आप मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में देखूं ई का दिया रखा है, उसके बाद देखो कौन सा दिया है, उसके बाद आपका दिया है पर्सन ए, उसके बाद कौन सा है, ए के बाद ए से कम कौन सा है, डी, और लास्ट में क्या है आपका सी। सो करेक्ट ऑप्शन देखो यहां से, यस जिसने भी किया ये करेक्ट ऑप्शन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The power of a crane which lifts a mass of 1000 kg to a height 20 meter in 10 सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बहुत सिंपल से क्या नहीं, पावर इज इक्वल टू, पावर इज मुझे मालूम है, पावर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, और एनर्जी बाय टाइम होता है आपका पावर। ये आपको निकालना था। यहाँ पे मास भी दे रखा है, यहाँ पे मास देखो कितना दिया है, मास आपका दिया है 1000 kg। जी की वैल्यू आप कितने ले लोगे, जी की वैल्यू आपको बोला है 9.8 लेने को, और हाइट कितना दे रखा है 20 मीटर, और टाइम भी दे रखा है कितना 10 सेकेंड।
सॉल्व जब आप करोगे तो ऑलमोस्ट आपका आएगा ये 19.6 10 इंटू 10⁻3। सो ये आपका ये वाट में आएगा और आंसर आप देखो तो यहाँ पे किलोवाट में दे रखा है, तो 19.6 इंटू किलोवाट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider two charge capacitors of equal capacitance 200 picofarad. One of them is charged by 100 volt supply and the disconnected. Now this capacitor is connected to uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy lost in the process. क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कशन किया था, सेम क्वेश्चन हमारा क्लास नोट में भी है, बहुत इजी था। अगर आपको डायरेक्ट लॉस निकालना है तो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 C1 into C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल डिस्कनेक्ट किया गया तो हम किसको V2 इक्वल टू हम कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। अब यहाँ पे C1 C2 सब कुछ पिकोफैरेड में आप वैल्यू अगर पुट करोगे 200 इंटू 200 इनका कितना हो जाएगा 10 टू पावर -12 टोटल कितना गया 10 पावर माइनस, अगर आप ऐसे बाहर में निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा ये, या फिर आप सारा वैल्यू भी पुट करके सॉल्व करते हो। सो 1/2 इंटू 200 इंटू 10 पावर -12 farad into 200 into 10 power -12 farad divided by 200 into 10 power -12 plus 200 into 10 power -12। अब यहाँ पे V1 की वैल्यू आपको दे रखी है 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये ऑलमोस्ट आएगा कितना 0.5 इंटू 10 पावर -6 जूल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, इजी क्वेश्चन था, आपको खाली वैल्यू डालना था और सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An AC circuit contains a resistance of 1 kilowatt, a capacitor of 0.5 microfarad, an inductor of 1 millihenry connected in series. The resonance frequency ये भी बहुत easy formula based question आया है। F is equal to 1/2 pi अंडर रूट L इंटू C। L होता है आपका इंडक्टेंस, C होता है आपका कैपेसिटेंस। चलो वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/2 पाई अंडर रूट, क्योंकि ये इंडक्टेंस यहाँ पे किस में दिया है, मिली हेनरी में दिया है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी लिख सकते हैं, इंटू और क्या दे रखा है कैपेसिटेंस भी दिया है 0.1 माइक्रोफैरड, तो ये हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था। ये और जब आप सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट आएगा आपका कितना 15.9 किलो हर्ट्ज। यहाँ पे 10 पावर 3 में आएगी, जिसका करेक्ट आंसर होगा 15.9 किलो हर्ट्ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The figure given below shows a long straight solid wire of circular cross section of radius A carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across its cross section. The plot which correctly represents the variation of magnetic field inside. जैसे कि हमने क्लास में भी डिस्कशन किया था कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनसाइड ए सिलिंड्रिकल बॉडी कितना होता है, इनसाइड ए सिलिंड्रिकल बॉडी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है इनसाइड के लिए, और आउटसाइड के लिए हमेशा क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, ये होता है आउटसाइड के लिए। तो ये हो गया हमारा। अब देखो कौन से ग्राफ में इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ही ग्राफ में मुझे दिख रहा है जो कि थर्ड ग्राफ में इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड 1/r² इज इनवर्सली, ये एक्सपोनेंशियल आपका जाएगा, ये आपका आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, An electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt. अच्छा, if the system performs work at a rate of 75 joule per second, then the rate at which internal energy increases will be. बहुत इजी सा थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन हमें मालूम है कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम क्या हो, किसमें यूज होता है, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसी में उसने क्या किया है, हर जगह टाइम से डिवाइड करके क्वेश्चन आपको दे दिया है। अब यहाँ पे हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ये आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 100 वाट। नाउ वर्क डन बाय टाइम, आपको जूल पर सेकंड आपको दे रखा है कितना 75। आपसे पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब आपको डेल्टा यू बाई टी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा यू बाई टी कितना करना था आपको, जस्ट 100 माइनस 75 करना था, कितना आ जाएगा डेल्टा यू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू आपका आएगा 25 वाट। सो 25 वाट इज योर करेक्ट आंसर। इतना बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन जो प्रीवियस टाको जाएगी एडा करेगी। स्टार्ट कर दी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया रखा है यहाँ पे आपका, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव करंट इज 5 एम्पियर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टेक टू रीच द पीक वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो जरा ना, किसी भी वेव को कंप्लीट होने में ये उसका होता है टाइम पीरियड।
सो अगर यहाँ पे करंट आ रहा है, सपोज आई वर्सेस टी का मैं ग्राफ बनाता हूँ और करंट यहाँ से यहाँ निकली, टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, के लग रहा है, यहाँ तक आने के लिए कितना लगेगा, t/2। अब पीक वैल्यू मतलब ये वैल्यू तक आने के लिए अगर टोटल t लग रहा है, यहाँ तक t/2 लग रहा है, तो यहाँ तक कितना लगेगा, t/4 या टाइम। अब मुझे मालूम है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको 60 हर्ट्ज दे रखी है, 60 हर्ट्ज में 1/60 इंटू आपको कितना मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया कितना आपका 240 सेकंड, 60 into 4 is 240, so 1/240 सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन दे रखा था, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्ब्डा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्ब्डा इज के यूनिट्स। हमको मालूम है कि इंटेंसिटी कहीं पर भी हो उसका ये क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट इनटू cos स्क्वायर 5/2, ये हमें मालूम है। अच्छा, अब यहाँ पे आई नॉट की जगह उसने क्या दे रखा है, आई नॉट की जगह उसने बोला है कि ये आपका होगा के, ठीक है। अब हमसे इंटेंसिटी पूछा कहां से, इंटेंसिटी पूछा जहां पे पार्ट डिफरेंस λ/3 होगा। सो हमको एक इक्वेशन याद होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन। फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आपको दे रखा है λ/3, सो डेल्टा एक्स की जगह मैं कितना लिखूंगा, डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पे λ/3 लिखूंगा, सो λ कैंसिल, तो आपका फेज डिफरेंस आ गया यहाँ पे कितना 2π/3। अच्छा, अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 5/2 चाहिए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू के कितना हो जाएगा cos स्क्वायर π/3, cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरा आ जाएगा k/4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, I इज इक्वल टू k/4 इज योर करेक्ट आंसर, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन था, 4 स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, a इज द मास नंबर, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। नहीं, ये गलत है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किसको प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम आपका प्रोपोर्शनल होगा किसको, मास नंबर ए को, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है a⁻1/3, तो ये वाला पहला वाला पॉइंट तो गलत दे रखा है। सेकंड में देखते हैं क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू ए, हाँ चलो यहाँ ये सही है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए। सेकंड में थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, द डिफरेंस इज मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इक्वल, नहीं ये मास डिफेक्ट नहीं, मास डिफेक्ट क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास लोगे और जब न्यूक्लियस का मास, उनका जो डिफरेंस होता है उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट में क्या दिया है, द डिफरेंस इन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। चलो ये भी सही दे रखा है, सो हमारा कौन सा बी और डी सही है, ए और सी गलत है। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी एंड डी आर ट्रू, ए एंड सी आर फॉल्स, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन लाइट द लाइट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, if it reaches in one region producing a dark fringe, it increases in another region producing a bright fringe। अच्छा, क्या ऑप्शन दे रखा है, as A there is no gain or loss of the energy, यह सही है, क्योंकि एनर्जी हमेशा रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी एनर्जी होगा रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपका ये तो सही दे रखा है। देखते हैं दूसरे में क्या दिया है, डिफ्रैक्शन है इंटरफेरेंस और कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड ओनली बाय लाइट एनर्जी, ओनली तो नहीं होगा क्योंकि हमारा ये साउंड वेव्स भी दिखाता है सेम प्रॉपर्टी, तो ए तो सही है लेकिन बी गलत है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, सो सेकंड ऑप्शन इज योर ट्रू आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, ए रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.6 एम्पीयर द टर्मिनल वोल्टेज। बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, टर्मिनल वोल्टेज हमें मालूम है, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दे रखा है, देखो जरा, यहाँ पे ये दिया है आपको 12 वोल्ट, करंट दे रखा है 0.6, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 ओम और आपको आर निकालना है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर आपका ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट आपका आएगा 18 ओम। अब आपके पास आर आ गया, आपके पास करंट है, आपको भी निकालना है, सो मुझे मालूम है दैट वी आर इज इक्वल टू वी बाय आई और V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब आर है 18 और करंट आपका आया है यहाँ पे 0.6, ये आ जाएगा आपका कितना 10.8 ऑलमोस्ट, तो 10.8 वोल्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था।
In a meter bridge experiment, the position of the cell E and galvan rod G are interchanged. अच्छा, इन्होंने क्या किया, जैसा आपने क्लास 12 का एक्सपेरिमेंट में क्या होगा मीटर ब्रिज में, यहाँ पे आपका हमेशा बैटरी सोर्स लगा रहता था और यहाँ पे आपका हमेशा गैल्वेनोमीटर लगा रहता था। इसने क्या किया कि दोनों को इंटरचेंज कर दिया। क्या वहां पे कुछ भी डिफ्लेक्शन होगा? चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ओनली राइट साइड, ये गलत है। मैडम बेटा टिके करती है। चलो इसमें क्या ऑप्शन दे रखा था कि ओनली राइट साइड इज डिफ्लेक्शन, नहीं ये भी गलत है। ओनली द लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन, नो, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द जॉकी। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन एंड बैलेंस पॉइंट, नो डिफ्लेक्शन। बोथ, ये आपका कुछ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अगर आप बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर को लगाते हो या गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी को, वो आपका कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। सो डी इज ऑल योर करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Savita, a class 11 student, while conducting an experiment to determine the effective length of a simple pendulum L, notes down the data of time taken to the complete 30 oscillation 30 seconds. अच्छा, 30 oscillation 60 seconds, sorry, and hence calculate the length of the simple pendulum. अच्छा, यहाँ पे दे रखा है कि 30 oscillations को 30 ऑसिलेशंस को उसको कितना टाइम लग रहा है? उसको 60 सेकंड्स लग रहा है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज योर 2 सेकंड। अच्छा, किसी भी पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड आया तो उसको मैं सेकंड पेंडुलम बोल सकता हूँ। और सेकंड पेंडुलम अगर मैं सॉल्व ना भी करूँ तो करें, उसका लेंथ कितना होगा? 1 मीटर। लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब यहाँ पे जी आपको लेना है कितना? 9.8। टी आपको मालूम है 2 सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कितना दे रखा है? आप एल निकालना है, जी आपका 9.8। चलो स्क्वायर कर दो। 4 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इनटू, ये स्क्वायर रूट आपका कैंसिल उठ जाएगा, कितना हो जाएगा? एल इंटू 9.8। अब पाई स्क्वायर का वैल्यू आपको दे रखा है 9.8, तो ये पाई स्क्वायर 9.8 से कैंसिल, 4 कैंसिल, एल इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर जितनों को याद होगा, हमारे क्लास नोट में हमने पढ़ा था सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड्स और उसका लेंथ होता है 1 मीटर। तो जिन बच्चों का टाइम पीरियड मालूम हो गया वो यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा, ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है, थोड़ा देखेंगे। इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। चलो ये तो सही है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज डेंसिटी। नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ऐसा कुछ तो डिपेंड करता है। तो ये वाले, ये आपका गलत दे रखा है भी। थर्ड में क्या दिया है? इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। यस, स्टैटिक सिचुएशन में चार्ज नहीं होता, तो ये भी सही पॉइंट दे रखा है। नेक्स्ट दे दिया है, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल। चलो ये भी सही है, हमेशा नॉर्मल होता है, फील्ड हमेशा सरफेस को नॉर्मल होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर। 0 तो नहीं होता, हमें मालूम है कि ये होता है कांस्टेंट। सो ये वाला पॉइंट गलत दे रखा है। कौन सा? देखो, ए, सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन में है? ए, सी और डी इज ओनली। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या था? ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लास्ट ईयर शायद एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार इजी है। सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस ए पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका नी वोल्टेज दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज होता है, रिवर्स बायस में आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। डायोड करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। यस, ये सही बात है। यहाँ वहाँ पे सर्टेन डिफ्यूजन करंट होने लगता है, इसलिए सडन इंक्रीज होता है। तो पहला वाला तो सही दे रखा है। दूसरा में क्या दिया है? द करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट आता है आपका रिवर्स बायस में। यहाँ पे आपको दे रखा है फॉरवर्ड बायस में। कौन सा? डिफ्यूजन करंट। सो 20 गलत है। देखो कौन सा स्टेटमेंट दे रखा है? ए सही है, स्टेटमेंट ए इज, बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a concave lens, a ray of light emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after reflection. अब आपको लेंस कौन सा दे रखा है? लेंस आपका कॉन्केव लेंस दे रखा है।
अब कॉन्केव लेंस में अगर जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या होंगे, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगे। कॉन्केव का आपका काम ही होता है रे को डाइवर्ज करना। अब इसका हम क्या करते हैं, इसको हम पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पे इसका फोकस देखते हैं, और ये फोकस कौन सा फोकस होता है, सेकंड फोकल लेंथ। ये कौन सा फोकस होता है, सेकंड फोकल लेंथ। तो देखते हैं कौन सा मैच करता है, पासेस थ्रू द सेकंड फोकल। यस, पहले ही ऑप्शन सही है इसमें। appears to diverge from the, नहीं ये भी नहीं है, passes through to ये भी नहीं है, emerges parallel, no no no, so correct option is passes through the second focal length। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, अननोन न्यूक्लियर हैज अ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ 2 पॉइंट, डेंसिटी दे रखा है, ये आपका हो गया डेंसिटी, ये आपका हो गया मास। क्या पूछा है, मास नंबर ए पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये बच्चे, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आप अगर कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहो तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। अच्छा, कुछ किसी भी आइसोटोप या किसी भी एलिमेंट हम मास कैसे लिखते हैं, उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इनटू मास ऑफ द प्रोटॉन, ऐसे हम करते हैं। तो ये इसका मास इतना दे रखा है, ठीक है। अब मास दे रखा है हमें 19.926। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन से करूं या ऑप्शंस देके करूं, अगर इसमें मैं एक का मास डिवाइड कर दूं तो मुझे मालूम चल जाएगा कि किसका मास दे रखा है। अगर आप एक का मास डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आएगा 12, जो कि है आपका कार्बन का मास। बहुत इजी क्वेश्चन था, बच्चे बहुत ज्यादा इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन लगा, बच्चों ने बहुत सारा स्किप कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन यही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Here question है, galvanometer of resistance 100 ohm gives full scale deflection of a current of 1 milliampere दे रखा है, ठीक है। It is converted into an ammeter of range 0 to 10 ampere. Shunt required, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। करंट इलेक्ट्रिसिटी से शंट का फॉर्मूला क्या होता है, शंट का फॉर्मूला होता है Ig into G डिवाइडेड बाय I minus Ig। बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। Ig आपका दे रखा है 1 मिलीमीटर, चलो S इज इक्वल टू हम मिलीमीटर मिली एम्पियर में ही लेते हैं, इंटू G आपका दे रखा है 100 डिवाइडेड बाय आई कितना दिया है, आई यहाँ पे आपका 10 एम्पियर में, क्योंकि हम यहाँ पे मिली एम्पियर में लिख रहे हैं तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 10,000 एम्पियर माइनस 1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट आपका आएगा 0.01 ओमेगा इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, A thin wire of length L and a linear mass density M is bent into a circular ring with center C। अच्छा, तो उसने क्या बोला कि लेंथ टोटल 2 पाई r को उसने एक लेंथ में कन्वर्ट कर दिया, तो r हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू L बाई 2 पाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किसका दे रखा है, रिंग का दिया है। सो अगर रिंग से का अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो मेरा कितना आ जाएगा, mr², हाफ mr², क्योंकि रिंग दे रखा है। अब यहाँ पे आपसे ये वाला एक्सिस के अलाउंग पूछा है, तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी आप ऐड कर सकते हो। कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका mr², या फिर स्मॉल m लिए तो हम यहाँ पे स्मॉल लिख सकते हैं। टोटल आ गया आपका ये 3/2 mr²। अब r की जगह वैल्यू में पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 3/2 m L²/4 पाई का स्क्वायर, देखो कितना हो गया 3 ml का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 8 पाई स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव y इज इक्वल टू एक फंक्शन आपको दे रखा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट वाला, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इन सेकंड, द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अच्छा, ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है, आपका ये मीटर में दे रखा है, तो इसको सबसे पहले तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करो तो 50 सेंटीमीटर आ गया ये। अच्छा, एक इक्वेशन हम थोड़ी देर पहले यूज किया था, कौन सा, कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। और 2 पाई बाय लैम्डा हमारा क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा हमारा होता है के इनटू पार्ट डिफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे k की वैल्यू कैसे जानोगे, क्योंकि k x होता है, हमेशा k x होता है, तो अब यहाँ पे बाहर में 2 पाई मल्टीप्लाई, तो k की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k की जगह 2 पाई इंटू 0.0080 लिख सकता हूँ, ये हो गया मेरा k। अब यहाँ पे आपको पार्ट डिफरेंस कितना, डेल्टा x की जगह मैं कितना लिखूंगा, डेल्टा x की जगह लिखूंगा मैं 50 सेंटीमीटर। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कितना, 0.08 पाई आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन था, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है ये। ए बॉक्स ऑफ मास 15 kg is kept on the floor of a stationary trolley. The coefficient of static friction between the box and the trolley is 0.12. Keeping the box in stationary state over the trolley, the maximum acceleration with which the trolley can be moved horizontally in meter। अच्छा, आपसे क्या पूछा है, आपसे ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ट्रॉली है,
ट्रॉली एक एक्सेलरेशन a से जा रही है और इस पे कुछ एक मास रखा हुआ है। अच्छा, ये मास अगर ये ट्रॉली आगे गया तो पीछे एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो इसको गिराने की कोशिश करेगा, इसको बचाएगा कौन? यहाँ पे हमेशा स्टैटिक फोर्स लगेगा म्यू एस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है यहाँ नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा आपका 10। अच्छा, अब म्यू एस को हम कैसे लिखते हैं? म्यू एस इज इक्वल टू म्यू इंटू, हम यहाँ पे n लिख सकते हैं नॉर्मल, नॉर्मल की जगह हम mg लिख सकते हैं, तो यह हो गया हमारा म्यू इंटू mg। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स होगा वही से बैलेंस करेगा, सो दिस इज इक्वल टू mg। अब mm कैंसिल, ये आ गया आपका कितना? म्यू इंटू जी। म्यू की वैल्यू आपको शायद दे रखी है, म्यू की वैल्यू आपको दी 0.12, सो आपका म्यू का वैल्यू हो गया 0.12 और जी आपको बोला है 10 लेने को, तो करेक्ट आंसर ये कितना आ गया आपका? 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है। हाफ वेव रेक्टिफाइड का क्वेश्चन दिया था, बहुत इजी था। इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अपीयरिंग क्रॉस, क्योंकि एक ही डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो जब पॉजिटिव आया होगा तो रिवर्स बायसिंग करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जब नेगेटिव आया होगा तो करंट यहाँ पे रिवर्स बायसिंग होगी, करंट फ्लो क्या होगा? तो देखो, एक में पॉजिटिव आया होगा, एक में आउटपुट नहीं आया होगा, इसमें दोनों में आउटपुट आया है, ये वाले में दोनों में आउटपुट है, इसमें भी दोनों में आउटपुट है, इसमें भी दोनों में आउटपुट है, लास्ट वाला में देखो एक के लिए आउटपुट है, दूसरे वाले के लिए आउटपुट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज योर डी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? केटीजी का क्वेश्चन है शायद। एक फ्लेक्स कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय मास, जिनको केमिस्ट्री में अगर याद रहा होगा तो केमिस्ट्री के तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या फिर द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों के लिए टेम्परेचर भी सेम है, आर भी सेम होगा। द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड, हमें तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कितना है? दिस इज इक्वल टू 3RT बाय एम। एम आर होता है गैस कांस्टेंट, एम होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि दोनों ही गैस के लिए कांस्टेंट होगा, तो हमें वी आर एम एस ऑफ आर्गन डिवाइडेड बाय वी आर एम एस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन लिख सकता हूं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों की यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 70 और ये आपको दे रखा है 40, सो 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया आपका √7, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सो √7/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक हार्डली 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, √7/2 आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ और एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? माइक्रोवेव, विजिबल रे, गामा रे, इंफ्रारेड। सबसे पहले आपको देखना होगा, हमने क्लास में भी डिस्कशन किया था कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जो भी एनर्जी आता है वो विजुअल रेंज में आता है, इसलिए आप उसको देख सकते हो। तो एमिट हायर, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो विजिबल होगा, तो बी का आपका कौन सा ऑप्शन होगा? बी का हो गया आपका आई। सेकेंड आपको क्या देखना है? जब भी रेडियोएक्टिव डिके होता है तो हमारा गामा रे रेडिएशन होता है, तो हमारा सी का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट आपको देखना है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, अच्छा माइक्रोवेव हमें मालूम है कि कैसे प्रोड्यूस होता है, ये कैल्स्टन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व में, सो ए का हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कब आता है? जब मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन से वहां पे निकलता है, तो यह आपका हो गया डी का हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। देखो कौन सा मैच कर रहा है, बी का 1 दो ऑप्शन में है, सी का 2 दोनों में ही है, ए का 4 आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या दे रखा है? The magnitude and direction of acceleration produced in a body of 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton act on each respectively। अच्छा, एक बॉडी पे आपका दो फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, कितना कितना? एक है 8 न्यूटन का और दूसरा है कितने का? 6 न्यूटन का, तो इनका रिजल्टेंट ये वाले डायरेक्शन में होगा, कितना होगा? बहुत इजी, कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, टोटल रूट ओवर ऑफ 100, कितना हो जाएगा? ये 10, तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा? ये वाले डायरेक्शन में हो गया आपका 10। लेकिन क्या कुछ फोर्स पूछा है? नहीं, फोर्स नहीं पूछा, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। अच्छा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स आ गया था आपका 10, मास दे रखा है आपका 5 kg, तो कितना आ गया? आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। अच्छा, सभी में 2 दे रखा है एक्सेप्ट एक, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। अच्छा, अब क्या पूछा है कि किससे? अच्छा, अगर इसको मैं अल्फा ले लूं तो ये एंगल आपका हो गया 10 अल्फा, यहां से 10 अल्फा निकाल लो, 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 8, सो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा? ये हो गया 3/4,
4, किसके साथ? 8 के साथ। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 10 इनवर्स ऑफ 3/4 विथ 8 न्यूटन फोर्स। सो आपका पहला वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगेन ये भी जीना डाइट का एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने क्लास में डिस्कशन किया था कि अगर डाइट फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होगा तो करंट फ्लो करेगा, अगर डाइट रिवर्स बायस में कनेक्टेड होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सबसे पहले आपको देखना था कि कौन सा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, कौन सा रिवर्स बायस में कनेक्ट है। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल गया है पी टाइप को तो ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल गया है नेगेटिव तो ये रिवर्स बायस में कनेक्ट, यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली यहां से भी करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से करंट फ्लो होगा। अब ये दोनों रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा, दोनों आपका पैरेलल कनेक्टेड में है, पैरेलल कनेक्शन में। तो यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो। 1/4 प्लस 1/2 कितना हो गया? ये हमारा ये हो गया 1 प्लस 2/4 कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 3/4। तो आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया, आर इक्विवेलेंट हो गया हमारा 4/3। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, और करंट आपसे पूछा है, वोल्ट दे रखा है 10, V दे रखा है आपका 10 वोल्ट। क्या इक्वेशन? R इज इक्वल टू V बाय I इज इक्वल टू V बाय R। V था आपका 10, R आपका 4/3 चला गया ऊपर, कितना हो गया? 30/4। 30/4 हम कितना लिख सकते हैं? 15/2। सो 15/2 का है, हाँ 15/2 एम्पियर इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? फॉर अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 3.6 eV विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू द फोटो। कौन सा इसमें से ऐसा वेवलेंथ है जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं देगा? तो हमने क्लास में बहुत डिस्कशन भी किया था कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए तो हम एनर्जी को डायरेक्टली SC बाय लैम्डा से निकाल सकते हैं। और SC बाय लैम्डा शॉर्टकट के लिए क्लास में डिस्कशन किया था, हमेशा 200 इसको आप आर्मस्ट्रांग में ले लेना डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे सारा नैनोमीटर में दे रखा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक डिजिट कम भी कर देंगे, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो कि कौन सा वैल्यू आपका यहाँ से 6.6 EV से ज्यादा आएगा। तो अगर मैं इसको 200 से डिवाइड करूँ तो ऑलमोस्ट 6 आएगा। मैडम ठीक है, पॉज करिए, एटा को बैक आउट करता है। नेक्स्ट वाला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया था है ना यहाँ पे, फॉर द मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 eV विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको क्या देखना है? अच्छा, शॉर्टकट के लिए हमने क्या क्लास में डिस्कशन किया था, दैट E इज इक्वल टू, अगर आप SC बाय लैम्डा से निकाल सकते हैं, और SC की वैल्यू हमने 12.14000 यहाँ पे हम आर्मस्ट्रांग के फॉर्म में लेते थे। अगर नैनोमीटर के फॉर्म में दिया है तो एक जीरो को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपको उसको डिवाइड करना है लैम्डा के साथ। लैम्डा यहाँ पे नैनोमीटर में चारों वैल्यू दिया है। कौन सा वैल्यू आपका 6.6 से कम होना चाहिए? क्योंकि वेवलेंथ के टर्म्स में बात करें तो आपको कौन सा वेवलेंथ कम होना चाहिए? देखेंगे, अगर 1240 को अगर हम 600 से डिवाइड करें, हमारा कितना आएगा? ऑलमोस्ट 6.2 समथिंग, विच इज लेस देन 6.6। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप बाकी को चेक भी कर सकते हो, 1240 के साथ आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करोगे वो मोर देन आपका 6.6 ही वैल्यू आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 200 नैनोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पे, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी इफ लाइट टेक्स 6 minutes 40 seconds टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। मालूम है क्यों ये क्वेश्चन दे रखा है? ये आपका क्लास 3 क्लास 4 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। यहाँ पे वेलोसिटी, बच्चे कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी यूनिटी बोला है। तो वेलोसिटी कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। बहुत सिंपल सा इक्वेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आपसे डिस्टेंस पूछा है तो कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम यहाँ पे आपको कितना दिया? 6 minutes 40 seconds। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 400 seconds। और डिस्टेंस आपका स्पीड आपको 1 दे रखा है, टाइम आपको 400 सेकेंड दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 400। आपको यूनिट कुछ भी यूनिटी दिया था तो 400 इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर स्मॉल कट। स्मॉल कट मतलब इफेक्टिव लेंथ इसका कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, इज मूविंग आउट ऑफ अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। डायरेक्ट नॉर्मल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है टू द प्लेन ऑफ द लूप। द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द कट, वेलोसिटी भी दे रखा है। बहुत इजी था, ईएमएफ का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए था, कितना? BLV sin थीटा। अब ये जो लेंथ होता है वो इफेक्टिव लेंथ होता है। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, तो साइन 90 इक्वल टू 1।
अब बी की वैल्यू दे रखी है, इफेक्टिव लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, वी सेंटीमीटर पर सेकंड में, जिसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ वैल्यू पुट करो 3.2, इफेक्टिव लेंथ 3 दे रखा है तो हम कितना लिख सकते हैं, 3/100 लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका वेलोसिटी, सो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 100 मीटर पर सेकंड, वैल्यू को अगर पुट करोगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, दिस विल कम एज ऑलमोस्ट 1.8 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the following plot shows the variation of velocity v with respect to time, the ball is thrown vertically upward falling back। अब किसी भी बॉडी को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी डेफिनेटली उसकी ज्यादा होगी, यू डेफिनेटली उसका कुछ एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू कुछ हुआ होगा, जैसे जैसा बॉडी ऊपर को जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, पर्टिकुलर पॉइंट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब इस हाइट से अगर बॉडी नीचे आएगा, अब डायरेक्शन मैटर करता है कि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर करता है, ऊपर हम पॉजिटिव लेते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। अब यहां से वेलोसिटी अगेन इंक्रीज होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन, देखो कौन सा ग्राफ है, ये तो नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम से हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हुई, अब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्नियर कैलिपर 20 VSD coincide with 16 MSD, बहुत इजी लिस्ट काउंट का क्वेश्चन था। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। अब VSD हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दे रखा है कि 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD, सो 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 VSD इज इक्वल टू 16/20 इंटू MSD। चलो इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 VSD कितना है, 16/20 इंटू MSD। अब MSD आपको कितना दे रखा है, 1 mm, 1 mm को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो गया आपका 0.1, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 16 आपका हो गया 4/20 इंटू 0.1, वैल्यू को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इस साइड ऑफ ए मेटेलिक क्यूब ऑफ मास दे रखा है, इज मेजर टू बी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर में दिया था आपको। सबसे पहले यहाँ पे एक क्यूब का लेंथ आपको दिया है 9 सेंटीमीटर में, जिसको आपको कन्वर्ट करके मीटर में निकालना है। कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस एज x इंटू 10⁻3, आपको x की वैल्यू निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज योर ए क्यूब। अब यहाँ पे ए दिया है 9 सेंटीमीटर, अगर मैं क्यूब निकालू तो 9 इंटू 10⁻⁻2, तो यहाँ पे आपको क्यूब निकालना है, कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब होता है 729, 729 इंटू 10⁻�6, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब मास आपको दे रखा है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है आपका 5.580 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका केजी में, आपका वॉल्यूम यहाँ से आया कितना, यह आपका मीटर क्यूब में है, तो ये आ गया 729 इंटू 10⁻�6। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट यू विल गेट 7.654 इंटू 10⁻3, ये आपका आएगा आंसर। अब आपको देखना है कि राउंडिंग ऑफ, यहाँ पे आपका ये जो यूनिट दे रखा है, जो भी साइड दे रखा है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, तो आपका फाइनल आंसर में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। अच्छा अगर 2 करना है तो किसको ड्रॉप करना होगा, 5 और 4 को ड्रॉप करना होगा। जब डिजिट 5 हो जिसको ड्रॉप करना है, उसके बाद नॉन जीरो नंबर हो, तो उसके पहले वाला नंबर को क्या करना होता है, एक इंक्रीज करना होता है। सो अगर मैं एक इंक्रीज कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 7.7, सो 7.7 इज योर करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया था, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्वेटोरियल प्रिज्म एबीसी एज शोन इन द, अच्छा प्रिज्म का एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू इट्स बेस, पैरेलल टू इट्स बेस, ये वाला रिफ्रैक्टेड अगर इस बेस के साथ अगर पैरेलल है तो ये कंडीशन किसका होता है, ये होता है मिनिमम डेविएशन का। कौन सा कंडीशन होता है, मिनिमम डेविएशन का। मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा और क्या दे रखा है, आपसे पूछा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपको दे रखा है 50। मैडम ठीक है पॉज करिए,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्वेटोरियल प्रिज्म एबीसी एज शोन इन द फिगर। द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू इट्स बेस। रिफ्रैक्टेड रे अगर पैरेलल टू बेस है, इसका मतलब क्या है कि हमारे ये कौन सा कंडीशन है? मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है। और मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है? मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, आपको और कौन कौन से वैल्यू दे रखा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपको 50 दे रखा है। आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए। अब क्योंकि आई इक्वल टू है और यहाँ पे एंगल ऑफ ए की वैल्यू आपको दे रखी कितनी? इसकी वैल्यू 40 दे। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपको दे रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस द मोनोक्रोमैटिक लाइट इज 60। यहाँ पे ये हो गया आपका। हाँ मैडम एटा पॉज कर देवे क्वेश्चन टा मुझे के एटा है वाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्वेटोरियल प्रिज्म एबीसी एज शोन इन द फिगर। द रिफ्रैक्टेड रे क्यूआर इज पैरेलल टू इट्स बेस। अगर कहीं पर भी रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू इट्स बेस दिया हुआ है तो ये कंडीशन होता है मिनिमम डेविएशन का, जैसे कि हमने क्लास में डिस्कशन किया था। सिमिलर क्वेश्चन भी हमने क्लास में सॉल्व किया था। और मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। चलो यहाँ पे और क्या डाटा दे रखा है? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 50 डिग्री, ठीक है। और डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। सो इंसिडेंस दिया है 50, ये भी होगा आपका 50। एंगल ऑफ ये आपको 60 एंगल आपका प्रिज्म एंगल दे रखा है। 100 माइनस 40, 100 माइनस 40, 100 माइनस 60 इज योर 40। सो 40 इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In the first excited state of a hydrogen atom, the energy of its electron is minus 3.6 volt. ठीक है। The radial distance of the electron from the hydrogen atom in the case of approximately। आपसे अगर आपको बोर्स ऑर्बिट अगर याद होगा, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन है। आर एन क्या होता था? आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10 पावर माइनस 10। ये आर्मस्ट्रांग के केस में होता था। 10 पावर माइनस 10 यहाँ पे मीटर लिखूंगा इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ये होता था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अच्छा, माइनस 3.4 eV फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू कितना हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड के लिए? n इक्वल टू 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए n के। 0.529 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू 4। हाइड्रोजन आइटम तो z इक्वल टू 1। एक मल्टीप्लाई करोगे अगर इसको तो कितना आ जाएगा? 2.1 कहीं पर 10, यस 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लूप एबीसीडी। तो ये भी 1 ओम दे रखा है, ये भी 1 ओम दे रखा है, ये भी 1 ओम दे रखा है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, ठीक है। अब चल देखो जरा ध्यान से, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है? दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो बीच वाला जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हमको कंसीडर नहीं करना है। चलो अब ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। तो ये हो गया आपका 2 ओम। ये भी दोनों सीरीज में आ गए तो ये भी कितना हो गया? 2 ओम। अब ये दोनों किस में आएंगे? पैरेलल में। सो 1/2 प्लस 1/2 टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा? 1 ओम। चलो रेजिस्टेंस आ गया। आपको वोल्ट दे रखा है, V कितना दिया है? 2V। आपसे पूछा है करंट कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाइड VR कितना हो जाएगा? दिस विल बी योर 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। चलो आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपका फिजिक्स में 130 से 150 भी अगर स्कोर आता है तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर है फिजिक्स में आपका नीट का रिजल्ट के लिए। चलो इसी के साथ ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।